बिहार में जाति जनगणना हो गई है। अब इसका असर चुनाव पर कितना पड़ सकता है वो भी आंकड़ों के जरिए आपको बताती हूँ। लालू यादव की पार्टी आरजेडी की बात हम सबसे पहले करेंगे, जो कि यादव समाज से आते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ फिलहाल हमने आंकड़े यहाँ रखे, देखिए मुस्लिम समाज 17.7% है और इसमें यादवों का 14% ऐड कर दिया जाए तो केवल आरजेडी की ताकत M+Y टोटल 31.7% हो जाती है, ताकतवर हो जाते हैं। और इसी में अगर हम नीतीश कुमार की जाति को और जोड़ देते हैं, कुर्मी जाति को जोड़ देते हैं, लवकुश फैक्टर को जोड़ देते हैं, तो कुर्मी कुशवाहा मिलकर 2.8% प्लस 4.2% टोटल 7% हो जाता है। तो यानी एक बात तो तय है, इनका आंकड़ा मिलकर ही 38.7% हो जाता है, काफी मजबूत हो जाते हैं। अब अगला आंकड़ा आपके सामने रखते हैं, बीजेपी के वोट बैंक की बात करते हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है वो अपर कास्ट का वोट बैंक है, अगड़ी जाति का वोट बैंक है। लेकिन आपने बीते लोकसभा चुनावों में और विधानसभा चुनावों में भी जो समीकरण देखा, जातियों के बंधन टूटे और यहाँ पर अगर इतने प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा में सांसद पहुंच पाए हैं तो उसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर जाति आधारित वोटिंग नहीं हुई। लेकिन अभी हम बात करें जाति जनगणना की, बीजेपी का जो वोट बैंक कहा जाता है अमूमन वो सवर्ण वोट बैंक कहा जाता है। अब ये 15.5% है। इसमें आप कायस्थ वोट बैंक को या वैश्य वोट बैंक को जोड़ दें तो 2.3% है और कुशवाहा को 4.2% ये वोट बैंक हो जाता है। तो टोटल इनका बन जाता है 22%। अगर हम आरजेडी प्लस जेडीयू के टोटल परसेंटेज के साथ इसकी तुलना करते हैं तो ये सीधा सीधा हाफ का फर्क दिखाई देता है। अब ओबीसी का मुद्दा अगले विधानसभा लोकसभा चुनाव में बड़ा फैक्टर बन सकता है। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी क्षेत्र में रैली करते हैं, जहां भी वो जाते हैं, वो आदिवासियों की बात करते हैं, वो ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, वो पिछड़े समाज की बात करते हैं, अपने आप को समाज का हिस्सा बताते हैं। तो विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा फैक्टर रहने वाला है वो ओबीसी फैक्टर रहने वाला है। जवाब में पीएम मोदी ओबीसी के लिए जो जो काम कर रहे हैं वो गिना रहे हैं। आज चित्तौड़गढ़ में एक रैली हुई और मोदी ने ओबीसी और दलितों की बात की। मेरे परिवारजनों, मोदी से कांग्रेस की ये नफरत इसलिए है क्योंकि उनको तकलीफ हो रही है कि पिछड़े समाज से आया हुआ इंसान प्रधानमंत्री कैसे बन गया। उनका तो आरक्षण था पीएम की कुर्सी पे, इसलिए वो मोदी के बहाने पूरे पिछड़े समाज को गाली देने से नहीं चूकते। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि इस समाज को गाली भी देंगे तो कुछ नहीं होगा। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी सभी से कांग्रेस नफरत करती है, कोर्ट सजा देती है, ओबीसी को गाली देने के लिए सजा देती है, फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है। ओबीसी के लिए कितनी नफरत होगी इसका ये उदाहरण है। राहुल गांधी भी आजकल अपनी हर रैली में ओबीसी का नाम ले रहे हैं, जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। आप राहुल गांधी को भी सुने। हिंदुस्तान में ओबीसी है, ओबीसी कितने हैं भैया? ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में? क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं? कास्ट सेंसस जब हमारी सरकार थी हमने किया। हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी ओबीसी को बताना नहीं चाहते हैं। हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा। हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं। अब देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए एक एग्जाम्पल के साथ मैं सवाल लेकर आपके पास आ रही हूं। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए, ओबीसी कितने हैं उन्हें पता होना चाहिए।
अब अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई योजना बनाती है तो क्या वो ओबीसी को ध्यान में रखते हुए या आम जनमानस तक उस योजना का पूरा लाभ पहुंचे, इस लिहाज से योजना बनाती है? ये पहली बात। और ये जो जातिगत जनगणना को आधार बनाकर नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जनसंख्या भारी है, उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो अब एग्जाम्पल के तौर पर चलिए तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है, सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का, हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है। और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। और जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है, प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से। तो हम लोग बेचैन होकर के भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में। और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज़ कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का, वो हम लोगों ने किया। इसके लिए लगातार स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी, नीतीश जी लगातार लगे रहे कि ये बात जो है होनी चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जो कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग झुग्गी में रहता है, कौन लोग मजदूरी करता है, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं। और इस आंकड़े में सारी चीज़ें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला है। तो लगभग जो है 64% पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का जो लोग हैं, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का, और जो दौर है आर्थिक न्याय का, जो कमज़ोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। 21 में सेंसस होना था, अब तक तो सेंसस भी नहीं हो पाया, तो महिला रिजर्वेशन की तो दूर की बात है, लेकिन ये होना चाहिए। जब भी सेंसस हो, हमारा ये मांग होगा
और इंडिया अलायंस का भी ये मांग रहा है, प्रमुख मांग रहा है कि देश भर में जातीय जनगणना जो है वो कराएगा। पर सवाल उठ रहा है रिपोर्ट कार्ड जारी होने के बाद भी वो सब पता चल जाएगा, वो धीरे धीरे नहीं, आगे अभी मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है ना भाई, सब पार्टी के लोगों को बुलाया जाएगा। नहीं, भाजपा सुबह में भाई जो लोग भी गए थे उन लोगों की बात होगी तो विस्तार से हम लोग और भी भाजपा भी सवाल उठा रही है तेजस्वी जी। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति इन दोनों का पता चल रहा है, इसलिए ये जातीय जनगणना आवश्यक थी। जो कहा वो किया, और इतना ही नहीं बल्कि वो तो यहां से ये मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। चलिए, देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, पहले तो ये थोड़ा दर्शकों को आप क्लियर करें कि जातीय जनगणना से उस जाति के आने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति का आकलन कैसे लगता है? अभी तक तो मैं यही समझ रही थी कि आर्थिक सर्वे जब होता है, आर्थिक आधार पर जब जनगणना होती है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वहां पर पता चलता। और नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार बिहार का जो सर्वे था उसमें बाकायदा ऐसे सवाल थे जो कि आर्थिक स्थिति के बारे में पूछे जा रहे थे, जैसे आपकी संपत्ति कितनी है, आपके नाम पे कोई मकान है या आपके घर में कितने मकान हैं, कंप्यूटर है कि नहीं, लैपटॉप है कि नहीं, स्कूटर है कि नहीं, कार है कि नहीं, इस तरह की सारी चीज़ें पूछी जा रही थी जिसके आधार पर आर्थिक आधार का आकलन किया जा सके। लेकिन समझा जा सकता है कि ये बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपनी संपत्ति कितनी बताऊं ये मेरी अपनी मर्जी पर निर्भर करता है, और उस सर्वे के हिसाब से मैं सही जानकारी दूं ऐसी मेरी कोई बाध्यता भी नहीं। तो समझा जा सकता है कि ये सिर्फ एक दिखावे के लिए था, एक आईवाश के तौर पर था कि हम इस मकसद से करा रहे हैं। लेकिन असल मकसद वो था जो कि थोड़ी देर पहले किसी त्यागी के बयान में आपने सुनाया कि वहाँ, या अभी तेजस्वी यादव जिस बात को कह रहे थे कि वहाँ पर जातियों के एक नैरेटिव को छेड़ना है, और आरजेडी जेडीयू जैसे दल या बाकी जो क्षेत्रीय दल, समाजवादी पार्टी जैसे दल जातियों की राजनीति के सहारे ही आगे बढ़े हैं, और वही राजनीति इनको सूट करता है। और 2015 के विधानसभा चुनाव को देखें तो आपको ध्यान होगा कि उसमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने एक तरह से पूरे बिहार में ये माहौल बना दिया था कि बीजेपी की सरकार, केंद्र की जो सरकार है वो रिजर्वेशन खत्म करने जा रही है, राज्य में अगर सरकार आ गई तो ये रिजर्वेशन खत्म कर देगी। हकीकत में क्या है? कुछ नहीं हुआ। तो ये नैरेटिव जातियों के आधार पर सेट करने की कोशिश है 2024 के लोकसभा चुनाव को, और यहाँ पर बीजेपी को देखना होगा कि वो कैसे इसे काउंटर करती है। बीजेपी ये चाहेगी कि जातियों के बजाय बाकी जो नैरेटिव उसको सूट करता है, जैसे हिंदू धर्म की बात कर लें, राष्ट्रीयता की बात कर लें, विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम कमाया, इन सारे नैरेटिव के सहारे वो चुनाव को लेकर जाना चाहेगी। और दूसरी तरफ अपोजिशन अलायंस जो है, इंडिया गठबंधन, वो लगातार जातियों के आधार पर ही अपनी राजनीति के नैरेटिव को सेट करने की कोशिश करेगा, ताकि वोटर्स के भीतर एकजुटता ना दिखे, हिंदू वोटर्स में बिखराव हो। और हम सभी जानते हैं कि जो माइनॉरिटी वोट है वो तो ऑलरेडी बीजेपी के अगेंस्ट में ही रहता है, तो वहां पर उस अपोजिशन के लिए ज्यादा मुफीद हो जाएगी अगर जातियों के आधार पर बंटवारा हो गया तो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।